हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। दोस्तों, ये क्लास होगा हमारा क्लास 7। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक वह सभी वीडियो नहीं देखा तो आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा। आप जाकर के उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहां पर हमने मोस्ट रिपीटेड सीरीज वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। सभी क्वेश्चन व्यापम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बिल्कुल छांट करके आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये क्लास होगा दोस्तों हमारा साइंस एमसीक्यू का पार्ट 7। इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल हम डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहेगा और दूसरों को भी शेयर करते रहेगा। तो फिर चलिए कोई देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले आप प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहले आप कमेंट कीजिएगा इन सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेन की जरूरत होगी, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर, ठीक है, खाली स्थान में दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका उपयोग रहेगा। ठीक है, घरों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा से, वाट से, जूल से या फिर शक्ति से। तो फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी जो है कमेंट कीजिएगा। देखिए, जो घर में जो ऊर्जा का खपत होता है, ठीक है, उसको हम किससे दर्शाते हैं। तो उसको हम दर्शाते हैं दोस्तों किलोवाट घंटा से। ठीक है, उसको हम दर्शाएंगे किलोवाट घंटा से। ये हो जाएगा दोस्तों घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का मात्रक। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में वाट। वाट जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका शक्ति का मात्रक। ठीक है, ये होता है आपका शक्ति का मात्रक। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिए दोस्तों जूल। जूल किसका मात्रक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जूल जो है वो कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। ठीक है, जूल जो है वो कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अब देखिए ऊर्जा जो है कई प्रकार के होते हैं। जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करते हैं उस वाले ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा से मापते हैं। ठीक है, उसके देखिए जूल दिया दोस्तों, ये आपका कार्य का भी यूनिट होता है और ऊर्जा का भी यूनिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है, ये चीज हमें पूछा गया। देखिए आपके ऑप्शन है सेविंग मिरर, डेंटिस्ट का मिरर या फिर वाहन की हेडलाइट या फिर रियर व्यू मिरर। तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को बीच में रोक करके भी बना सकते हो। तो देखिए इसमें क्या बोले दोस्तों, उत्तल दर्पण के बारे में। देखिए हम इन चारों चारों ऑप्शन को पहले एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का काम क्या होता है। इसका काम काफी बड़े क्षेत्र को या फिर काफी बड़े एरिया को ये छोटा कर देता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का काम दोस्तों काफी बड़े क्षेत्र को ये छोटा करके बताता है। ठीक है, मतलब इसका यूज हम बड़ी चीजों को छोटा छोटा करके देखने में यूज करते हैं। जैसे कि जो गाड़ियों में, जो वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो उपयोग होता है। ठीक है, जैसे आपने बाइक चलाया होगा, आपने देखा होगा कि पीछे में अगर कोई ट्रक आ रहा हो, ट्रक का एरिया काफी बड़ा होता है, लेकिन वो ट्रक, उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा, वो ट्रक काफी आपको बिल्कुल छोटे से दर्पण में भी आपको दिखाई देगा, पूरी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका उपयोग हम रियर व्यू मिरर में भी करते हैं, क्योंकि इसका काम बड़ा बड़ा क्षेत्र को छोटा करके दिखाना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ जो जो सड़क होते हैं, ठीक है, सड़कों में जो भी परावर्तक लैंप लगा होता है दोस्तों, उसमें भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उससे उससे क्या होता है, उत्तल दर्पण के लगाने से वो लाइट को काफी काफी दूर दूर तक वो फैला देता है। ठीक है, काफी एरिया में लाइट को वो फैला देता है, इसीलिए परावर्तक लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काम हो गया दोस्तों उत्तल दर्पण का। अवतल दर्पण का काम क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण क्या करेगा, छोटे चीजों को ये बड़ा करके दिखा देगा। कौन दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं
वो अगर दांत को देखेंगे, अब देखिए दांत में छोटे छोटे अगर कोई कीटाणु रहा तो उसको बड़ा करके दिखाएगा, तभी तो उसको डेंटिस्ट देख पाएगा ना। तो देखिए जो डेंटिस्ट का मिरर होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये वाला बी वाला नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए आपका ये सेविंग मिरर, ये भी आपका अवतल दर्पण का है। ठीक है, वाहन की हेडलाइट, तो हेडलाइट में इसका यूज नहीं होता, वाहनों की साइड लाइट में उत्तर दर्पण का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि धातु का वह गुण कौन सा है। देखिए क्या दिया है, धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, देखिए धातुओं में भी कुछ गुण होती हैं जिसके कारण हम उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम जल्दी से जला नहीं सकते, या फिर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये धातुओं में कुछ स्पेशल गुण पाए जाते हैं, उसके कारण होता है। तो देखिए किस गुण के कारण उसको हम तार के रूप में ढाल सकते हैं, ये चीज हमें पूछा गया है। देखिए आपके ऑप्शन है चालकता है, आघात वर्धनीयता है, सरंध्रता है, या फिर तन्यता है। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसको तार के रूप में ढाला जा सकता है। ठीक है, आप देखिए कोई भी धातु होगा उसको अगर हम तार के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो उसमें तन्यता का गुण होना चाहिए। ठीक है, धातुओं में तन्यता का गुण होना चाहिए, तभी वो तन करके तार के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए धातुओं के कुछ गुण होते हैं दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या गुण होते हैं। देखिए पहला होता है दोस्तों आपका आघात वर्धनीयता। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आघात वर्धनीयता। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका तन्यता। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। उसका देखिए चौथा नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका उष्मा और विद्युत का चालक होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका चालकता। ठीक है, धातुएं जो होती है वो आपका उष्मा और विद्युत का चालक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो चालकता तो इसके गुण के अंतर्गत आएगा। आघात वर्धनीयता भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम धातु को अगर पीट रहे हैं जोर जोर से तो उसमें आघात वर्धनीयता की क्षमता के कारण ही धातु जो है वो क्षण भंगुर नहीं होगा, टूटता नहीं है। और धातुओं के इसी गुण के कारण उसको हम पतली चादर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धातुओं के तन्यता गुण के कारण ही हम उसको तार के रूप में ढाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा उष्मारोधी, ठीक है, उष्मा को कौन कौन सा रोक सकता है, ये चीज हमें पूछा गया। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन दोस्तों रबड़, कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट, कपास या फिर तांबा, चांदी, तांबा, सोना और लोहा। उसके देखिए क्या दिया है, बेकेलाइट, शुष्क हवा, कागज, एबोनाइट या फिर एल्यूमिनियम। डी में दिए दोस्तों आपका प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहले आप समझिए उष्मारोधी क्या होता है, जो उष्मा को रोकता हो। ठीक है, जो उष्मा को रोक लेता हो। अब देखिए जो धातुएं होंगी वो उष्मारोधी नहीं होता, धातुएं जो है वो उष्मारोधी नहीं होता, वो उष्मा को रोकता नहीं है, मतलब वो अपने अंदर से आसानी से उष्मा को फ्लो करा देता है। तो देखिए जिस भी ऑप्शन में दोस्तों अगर धातु होगा वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें उष्मारोधी पूछा गया है। तो देखिए रबड़ तो आपका धातु नहीं है, कांच भी नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ये सारे चीजें जो धातु नहीं है वो आपका उष्मारोधी होगा। ठीक है, रबड़ होगा दोस्तों, कांच होगा, प्लास्टिक होगा। उसके देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, आपका तांबा दिया है, ये आपका धातु है, मतलब ये उष्मारोधी नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसके मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके देखिए बी में क्या दिया दोस्तों, आपका चांदी, तांबा, सोना, लोहा, ये सभी तो धातु है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके देखिए सी में क्या दिया दोस्तों, आपका बेकेलाइट है, शुष्क हवा है, कागज है, एबोनेट है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, देखिए इसमें भी धातु आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। उसके देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबड़। ठीक है, इसमें से कोई सा भी धातु नहीं है, मतलब ये सभी ऑप्शन जो है उष्मा को रोकेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उष्मारोधी मतलब उष्मा को रोकने वाला। ठीक है, मतलब जो चीज धातु नहीं होगा वही उष्मा को रोकेगा, धातु उष्मा को नहीं रोकता। ठीक है, तो देखिए ये प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़, ये सभी क्या है दोस्तों, अधातु हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी से बनने चाहिए। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, एक दर्पण की वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या क्या संबंध है ये चीज हमें बताना है। देखिए एफ इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू एफ, r इज इक्वल टू 2f या फिर r इज इक्वल टू f बाई 2। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका वक्रता त्रिज्या, ये होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं। बस यही वाला फॉर्मूला को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, देखिए फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसी से संबंधित इस ऑप्शन में क्या चीज दिया गया है। ठीक है, यहाँ से क्या हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ये f, ठीक है, फोकस दूरी f इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ठीक है, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, तो इन दोनों में इस प्रकार से रिलेशन हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान करके नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों, यदि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है निम्न में से कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यह अगर धातुएं जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है तो इनमें से कौन सी धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएंगी, ये चीज हमें पूछा गया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, हर एक प्रश्न को बिल्कुल नोट करते चलिएगा। देखिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, धातुएं जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी दोस्तों जो क्षारीय ऑक्साइड ना बना करके उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, उभयधर्मी कहने का मतलब न तो वो क्षारीय होगा और न ही वो अम्लीय होगा। तो देखिए कौन कौन सी धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो देखिए 5 पांडव के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। एक हो जाएगा दोस्तों आपका एल्यूमिनियम, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका जिंक, तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका टीन जिसको हम एस एन से डिनोट करते हैं, चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका एंटीमनी, ठीक है, जिसको हम एस बी से डिनोट करते हैं, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपका लेड। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पीबी जिसको हम पीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सभी धातुएं जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, उभयधर्मी का मतलब दोस्तों न तो वो क्षारीय होगा और न ही अम्लीय होगा। क्या क्या दोस्तों आपका एल्यूमिनियम है, जिंक है, टीन है, एंटीमनी है, और क्या दोस्तों आपका पांचवा लेड है। तो आप इसको 5 पांडव के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। तो देखिए इन पांचों में से कौन सा दिया गया दोस्तों आपको ऑप्शन में, ये दिया गया आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिन को बोलते हैं दोस्तों हम टीन। तो इन पांचों को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें से कौन सी विद्युत की सुचालक अधातु है, ये चीज हमें बताना है। देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, सल्फर है या फिर फुलेरिन है। तो फिर कमेंट कीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए जो चीज पहले मैं समझा रहा हूं उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्बन जो होता है उसके 3 अपरूप होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है दोस्तों, पहला हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका, दूसरा होगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका डायमंड या फिर हीरा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका दोस्तों डायमंड या फिर हीरा, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा होगा आपका फुलेरिन। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका फुलेरिन। तो देखिए कार्बन के 3 अपरूप हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है और फुलेरिन है। अब देखिए इसमें से जो ग्रेफाइट है ये है दोस्तों आपका अधातु। ठीक है, ग्रेफाइट होता है वो अधातु होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों वो होता है आपका विद्युत का सुचालक। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। ग्रेफाइट जो होता है वो हो जाएगा दोस्तों अधातु, लेकिन इसी के साथ साथ ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का कुचालक। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए जो ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ग्रेफाइट क्या है, यह है दोस्तों अधातु,
लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, इस पॉइंट से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट करके रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इनमें से कौन सी विद्युत की सुचालक अधातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। और देखिए ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है दोस्तों, इसका यूज होता है दोस्तों आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हमारा अगला प्रश्न, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए जो सोडियम की यौगिक है, आज हम उन सभी यौगिक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका Na2SO4। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका सोडियम सल्फेट। अब देखिए उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका NaOH। ठीक है, ये किसका होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर देखिए और सोडियम के यौगिक क्या क्या होते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है दोस्तों आपका ये Na2 × CO3। इसके साथ साथ इसमें और क्या होता है दोस्तों, इंटू 10H2O। ठीक है, इसमें होता है दोस्तों आपका इंटू 10H2O। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा दोस्तों NaOH, सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, और सोडियम सल्फेट होता है दोस्तों आपका Na2SO4। इसी के साथ साथ अगर आपको बोल दिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका ये NaHCO3। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका NaHCO3। क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी के साथ साथ सोडियम के और यौगिक कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आपका नमक। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और भी है क्या सोडियम का, चलिए फिलहाल तो इतना ही याद आ रहा है, तो इन सभी पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट का हमारा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर के अंदर, अब यहाँ से आपका बायो सेक्शन चालू हो गया। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, ये चीज़ हमें पूछा गया है। देखिए वसा अम्ल, अमीनो एसिड, या फिर ग्लाइकोजन, या फिर ग्लूकोज। तो फिर कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो ग्लूकोज होता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, तभी हमारे शरीर में ऊर्जा जो है मिलती है। देखिए आपने जनरली देखा होगा कई जो है मरीज हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब के कंडीशन में उसको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया जाता है ताकि उसको तुरंत ऊर्जा मिल सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक संवेग खाली स्थान के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, बल गुणित ऊंचाई, द्रव्यमान गुणित आयतन, चाल गुणित भार, या फिर द्रव्यमान गुणित वेग। तो फिर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ठीक है, देखिए संवेग को दोस्तों किससे डिनोट किया जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं P से। P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका द्रव्यमान जिसको हम डिनोट करते हैं M से, इंटू इसका वेग जिसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों V से। तो P = M × V। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए संवेग कौन सी राशि है दोस्तों, संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, इसको भी आप याद करके रखिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, देखिए द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका किलोग्राम। ठीक है, ये होता है आपका किलोग्राम इंटू वेग। वेग का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका किलोग्राम मीटर। तो आप इन सभी पॉइंट को बिल्कुल याद करके रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, कि दिए गए कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये चीज हमें पूछा गया है। देखिए आपको 2 पॉइंट दिया गया दोस्तों। देखिए पॉइंट नंबर ए में क्या दिया है,
दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। बी में क्या दिया है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। ठीक है, तो देखिए ए और बी दोनों असत्य है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बी में दिया दोस्तों ए और बी दोनों सत्य है। सी में दिया है केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है। डी में दिया है आपका केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। तो फिर कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन है दोस्तों कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। और देखिए बी में क्या दिया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पास आपका वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पास गुरुत्वाकर्षण की बात कही गई है, तो देखिए दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल क्या हो जाता है, ये होता है दोस्तों आपका F इज इक्वल टू जी इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका m1, ठीक है, कोई एक द्रव्यमान का वस्तु इंटू m2 कोई दूसरा द्रव्यमान का वस्तु। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों अपॉन में r स्क्वायर, जहां पर g क्या होता है, g एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए केवल ए सही है और बी गलत है। ठीक है, देखिए कहाँ पर दिया दोस्तों, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, समान बनी रहेगी, घटेगी या फिर शून्य हो जाएगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। देखिए जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है, तब के कंडीशन में दोस्तों वाष्पीकरण की दर घटेगी। ठीक है, तब की कंडीशन में वाष्पीकरण की जो दर है वो आपका हमेशा घटेगा। लेकिन अगर ताप अधिक हो, ठीक है, देखिए अगर टेम्परेचर जो है वो अधिक हो, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो और शुष्क वायु हो, ठीक है, वायु जो है वो शुष्क हो, तो जो वाष्पीकरण की क्रिया है दोस्तों वो आपका तीव्र होगा। ठीक है, ताप अधिक हो और वायु शुष्क हो तब की कंडीशन में वाष्पीकरण की तीव्रता और अधिक बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को भी नोट करके रखिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई देती है, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, ये चीज़ हमें पूछा गया। ठीक है, तो फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ साउंड भी दिया गया है। ठीक है, ध्वनि की गति कितना दिया गया है आपका 346 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो फिर अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए व्यक्ति से हमें निकालना है दोस्तों, व्यक्ति से चट्टान की दूरी, व्यक्ति से चट्टान की दूरी की कितने दूरी में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो ताली बजाता हो, ठीक है, तो इस टाइम में उसको जो है अपने ताली की प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो देखिए व्यक्ति से चट्टान की दूरी, यही चीज़ हमें निकालना है। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे दोस्तों आपका ध्वनि की गति। देखिए ध्वनि की गति हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपका 346। ठीक है, ये किस में दोस्तों आपका मीटर प्रति सेकंड में, इनटू क्या हो जाएगा, देखिए आपका टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है दोस्तों 4 सेकेंड, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों जो साउंड जितने बार ट्रेवल करेगा। देखिए एक बार साउंड जाएगा चट्टान तक जाएगा, चट्टान से वापस हमारे कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब साउंड ने 2 बार ट्रेवल किया, एक बार गया और एक बार वापस आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड ऑफ 2। ठीक है, बस सिंपल सा हमें इसको सॉल्व कर देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूने 4। ठीक है, मतलब 346 गुणित 2, और 346 गुणित 2 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे ये हमारा आ जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों 9 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 692। ठीक है, और ये इसका जो है यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका मीटर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं दोस्तों दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 692 मीटर। देखिए किस में दिया गया है, ये दिया है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी से बनने चाहिए। देखिए क्या दिया है कि अस्थि बंधन
और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। ठीक है, मांसपेशी ऊतक का, तंत्रिका तंत्र का और एपिथेलियक ऊतक का, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों संयोजी ऊतक का। तो देखिए आपने दोस्तों टेंडन और ये अस्थि बंधन इसके बारे में सुना ही होगा, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए जो आपका अस्थि बंधन और टेंडन है, देखिए बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि आपका जो अस्थि बंधन और टेंडन है दोस्तों, ये आपका संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है। अब उसके बाद देखिए आपका अस्थि बंधन क्या होता है, हड्डियों को जोड़ना। ठीक है, जैसे कि अगर हम हड्डी से हड्डी को ही जोड़ें, या फिर देखिए इसी को मैं लिख लेता हूं, देखिए अस्थि से अस्थि को ही अगर मैं जोड़ूं, तब की कंडीशन में उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोस्तों लिंगामेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोस्तों लिंगामेंट। ठीक इसी प्रकार देखिए ये हो गया दोस्तों आपका अस्थि से अस्थि को जोड़ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका लिंगामेंट। ठीक इसी प्रकार अगर हम मांसपेशी और अस्थि को जोड़ें, ठीक है, अगर हम देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मांसपेशी और अस्थि को जोड़ें, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दोस्तों टेंडन। ठीक है, यहां से आपको कई बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। अस्थि से अस्थि को जोड़ना, ठीक है, या फिर हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ये कहलाता है आपका लिंगामेंट। मांसपेशी से हड्डी को जोड़ना, ये कहलाता है दोस्तों आपका टेंडन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए अस्थि बंधन और टेंडन किसका बना होता है, ये बना होता है दोस्तों आपका संयोजी ऊतक का, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपका जो ब्लड है वो भी संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो ब्लड है दोस्तों वो भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए खाली स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर वोल्टोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सभी का कमेंट आना चाहिए, तो फिर कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसी के साथ आपको हमारा क्लास कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। इसी के साथ आपको इन सभी क्लास का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।